हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपना अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के आवश्यक नियम। कोई अणु अवरक्त विकिरणों का अवशोषण तभी करेगा जब निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होती है। पहले, विकिरण और कंपन की आवृत्ति, अर्थात अणु के कंपनों की आवृत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी विकिरण की आवृत्ति है। दूसरा है, अणु के कंपन के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए और यह परिवर्तन तभी होगा जब अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। अतः H2, N2 आदि अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी सममित तनन कंपनों के दौरान अणु में द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य ही रहता है। अतः ये कंपन अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण नहीं करेंगे और ये अवरक्त निष्क्रिय होंगे। असममित तनन कंपन के दौरान अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, अतः यह अवरक्त सक्रिय कंपन होंगे। इसी तरह से आवर्त गति वाले कंपनों में वे संक्रमण संभव है जिन्हें कंपन क्वांटम संख्या में इकाई वृद्धि या कमी हो। डेल्टा V इक्वल टू ±1। यहाँ प्लस चिन्ह अवशोषण स्पेक्ट्रा को, माइनस चिन्ह उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को दर्शाते हैं। चूँकि कंपन स्पेक्ट्रा मुख्यतः अवशोषण स्पेक्ट्रा, इसलिए डेल्टा V इजिकल टू 1+1, यानी V यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपन ऊर्जा स्तर को, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को। अतः प्रत्येक कंपन के लिए केवल एक ही बैंड संभव होगा जिसे मौलिक के अनुसार कंपन बैंड कहते हैं। प्राय अणुओं में कंपन पूर्णतः सरल आवर्त गति नहीं होते क्योंकि उनमें कमानी के स्थान पर वास्तविक बंध पाया जाता है। इसी प्रकार समस्त अनावर्तित गति वाले कंपनों में होने वाले संक्रमणों के लिए डेल्टा V इक्वल टू +-1, +-2, +-3 आदि। अवशोषण स्पेक्ट्रा में डेल्टा V इक्वल टू +1, +2, +3, +4 आदि। अतः ऐसे अणुओं में मौलिक बैंड के अतिरिक्त अन्य कंपन बैंड भी प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी तीव्रता कम होती है। V0 to V1 इज मौलिक बैंड, V0 to V2 प्रथम अधिस्वरक या फर्स्ट ओवरटोन, V0 to V3 द्वितीय अधिस्वरक या सेकंड ओवरटोन। हमने इस डायग्राम में देखा है कि कैसे मौलिक और अधिस्वरक बैंड बनते हैं, यानी कि हमने एक अंतर्नाभिकीय दूरी और ऊर्जा के बीच में एक आरेख खींचा है। एक हमने आदर्श सरल आवर्तिक परावलय के बीच में परमाणु की स्थिति ली है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी है और बिल्कुल एक जैसा सिमेट्रिक इनमें डिस्टेंस है। दूसरा जो एक वास्तविक है जिसको हम अनावर्तिक कंपन के लिए ऊर्जा वक्र बनाया है, उसके आधार पर हम ये मौलिक बंध, प्रथम अधिस्वरक और द्वितीय अधिस्वरक। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में अणु में परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है और वास्तव में उनमें किस तरह से वाइब्रेशन होते हैं। अगला विषय है अपना IR बैंड की स्थिति एवं तीव्रता, या जिसको हम कहें पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ IR बैंड्स। क्या होती है? अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की स्थिति को आवृत्ति संख्या या तरंग दैर्ध्य द्वारा दर्शाते हैं। अधिकांश आवृत्ति की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स यानी वेव नंबर में हम लिखते हैं, क्योंकि ये कंपन की ऊर्जा के समानुपाती होती है। आवृत्ति संख्या को वही कंपन वेव नंबर को 1/λ, और जो हम इसमें काम में ले रहे हैं 2.5 माइक्रोन की, जो कि 2.5 × 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, जिसको हमने वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। अवशोषण बैंड की तीव्रता को पारगम्यता के रूप में दर्शाते हैं। पारगम्यता के व्युत्पन्न के लघु गुणक आधार को अवशोषणांक कहते हैं। ये एक रिलेशन है जो हमने शुरू में लेबर्स इस्लाम में भी देखा है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड IR बैंड की स्थिति अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है और प्रकाश की आवृत्ति कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। चूँकि किसी बंध की कंपन की आवृत्ति उसके सामर्थ्य बल गुणांक के समानित द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जो हमने हुक्स लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार देखा भी। अतः अवरक्त स्पेक्ट्रम में विभिन्न बैंडों की स्थिति मुख्यतः अणु में विभिन्न बंधों के सामर्थ्य के क्रम में होती है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड किस जगह अर्थात किस तरंग संख्या पर प्रदर्शित होंगे, इसकी गणना किसी द्विपरमाणुक अणु के नीचे लिखित सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। μ बार इजिकल टू 1/2πc, यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, K फोर्स कॉन्स्टेंट, म्यू रिड्यूस्ड मास है जो कि लगभग इक्वल होता है 1307 √k
K/μ। K अर्थात बल नियतांक का मान है, बंध की प्रवृत्ति और प्रबलता पर निर्भर करता है। प्रबल बंध का नियतांक अधिक होता है, अतः दुर्बल बंध की तुलना में प्रबल बंध का अवशोषण बैंड अधिक आवृत्ति पर होता है। सामान्यतः समान अणुओं के मध्य बना त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध से प्रबल होता है। इसका अवशोषण अधिक आवृत्ति पर प्राप्त होता है। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, डबल बॉन्ड है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन तनन 3000 सेंटीमीटर पर इनवर्स पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि के जुड़ने से समानित द्रव्यमान का मान अधिक होता है। फलस्वरूप अवशोषण की आवृत्ति का मान घट जाता है। जैसे हम देख ही रहे, कार्बन कार्बन में है तो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन ऑक्सीजन है तो 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन क्लोरीन है तो 800 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन ब्रोमीन है तो 550 और कार्बन आयोडीन है तो 500 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इस फॉर्मूले में समानित मान के अनुसार, समानित मान अगर बढ़ता जाता है तो कंपन की आवृत्ति घटती जाती है। तनन कंपन की तुलना में बंकन कंपन आसानी से हो सकते हैं, अर्थात बंकन कंपन के लिए बल नियतांक का मान कम होता है, इसलिए कम आवृत्ति पर अवशोषण होता है। जैसे CH तनन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, CH बंकन 1340 सेंटीमीटर। इसी तरह से CH तनन कंपन संक्रमण अवस्था से भी प्रभावित होते हैं। विभिन्न संक्रमण अवस्थाओं में बंध प्रबलता का क्रम SP, SP2, SP3 होता है। अतः CH तनन के लिए अवशोषण आवृत्ति निम्न है। SP है तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन की, क्योंकि ये कार्बन के पीछे कौन सा है, SP कार्बन, SP हाइब्रिडाइज कार्बन। इसी तरह से SP2 कार्बन से अगर H जुड़ा हुआ है तो 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से SP3 से जुड़ा हुआ है तो 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। अनुनाद के कारण भी बंध की लंबाई और प्रबलता प्रभावित होती है। इस कारण बल नियतांक भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए सामान्य कीटोन में C डबल बॉन्ड तनन कंपन 1750 सेंटीमीटर पर होता है, परंतु एक द्विबंध के साथ संयुग्मन होने से यही तनन कंपन कम आवृत्ति 1675 से 1600 सेंटीमीटर अवशोषण बैंड देता है। बंध सामर्थ्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि बंध की कंपन आवृत्ति को कुछ सीमा तक प्रभावित करते हैं। इसी कारण हुक के समीकरण की सहायता से परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड कंपन की आवृत्ति प्रेक्षित मान से कुछ भिन्न होती है। कंपन आवृत्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न प्रकार हैं। मूल रूप से ये 4 कारक हैं जो इसकी हुक्स के नियम के अनुसार जो हम कैलकुलेट करते हैं उस थ्योरेटिकल मान से ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो थोड़ी अलग आती है। पहली बात करें हम संयुग्मित कंपन या जिसको हम कपल्ड वाइब्रेशन कहते हैं, जैसा इसका नाम संयुग्मित यानी कपल्ड हो गए। जब 2 आवर्तित बंधों के मध्य उभयनिष्ठ परमाणु होता है तो दोनों बंधों की तनन आवृत्ति संयुग्मित होकर 2 नए संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए पृथक्कृत CH बंध की केवल एक तनन आवृत्ति होती है, जबकि CH2 समूह के 2 CH बंधों की तनन कंपन संयुग्मित होकर 2 भिन्न आवृत्ति वाले संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें सममित कंपन एवं असममित कंपन कहते हैं। ऐसे ही प्राथमिक एमीन एवं प्राथमिक एमाइड में 2 NH तनन कंपन के संयुग्मन से 2 अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। विलगित कंपनों की अपेक्षा संयुग्मित कंपनों की तीव्रता भी बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड में भी दोनों CO डबल बॉन्ड समूह के संयुग्मन से 2 अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। यानी संयुग्मित कपल के होने से जो मूल का सममित कंपन का मान और सममित कंपन का मान वो बदल जाते हैं और उनकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। किसी समूह के आसपास प्रतिस्थापियों के परिवर्तन से उनमें मेजोमेरिक, प्रेरणिक, क्षेत्रीय प्रभाव, 3 फैक्टर, मेजोमेरिक इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, क्षेत्रीय प्रभाव आदि के कारण उसकी कंपन आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी प्रभावों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु उनमें
किसी एक के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इन सभी प्रभावों के कारण बंध सामर्थ्य अथवा बंध के बल स्थिरांक में परिवर्तन हो जाता है, जिससे बंध की आवृत्ति अपने मूल अवस्था से विस्थापित हो जाती है। संयुग्मन के कारण कार्बन डबल बॉन्ड यानी कार्बोक्सिल समूह या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड समूह आदि की तनन आवृत्ति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कार्बोनिल समूह है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी कंपन की आवृत्ति 1720 सेंटीमीटर। अब इसके साथ संयुग्मन हो गया तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, डबल बॉन्ड से हो गया था 1700 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेंजीन रिंग से हो गया तो 1700 सेंटीमीटर। यहाँ पे संयुग्मन नहीं है तो 1650, यहाँ संयुग्मन हो गया तो 1610 सेंटीमीटर। तो यानी कि कॉन्जुगेशन से इनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डीलोकलाइजेशन की वजह से आवृत्ति बदल जाती है। इसी तरह से प्लस आई प्रभाव के कारण बंध सामर्थ्य में कमी आ जाती है और अवशोषण निम्न आवृत्ति पर हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का हम देख रहे हैं 1750, यही एसिटल्डिहाइड के साथ सी डबल बॉन्ड ओ की आवृत्ति जो है 1745। इसी तरह से एसीटोन में सी डबल बॉन्ड ऑन की 1715 हो जाती है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से शो हो रहा है। इसी तरह से माइनस आई प्रभाव वाले समूह की उपस्थिति से बंध सामर्थ्य घटती है और अवशोषण उच्चतर आवृत्ति पर होता है। सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन एवं निकटवर्ती हैलोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण कार्बोनिल कार्बन के संक्रमण में परिवर्तन हो जाता है, जिससे सी डबल बॉन्ड ओ का बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है और उच्चतर आवृत्ति की ओर अवशोषण होता है। ऑर्थो हेलो एसिटोफिनॉल हमने एग्जाम्पल लिया, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन से बंधन में भाग लेने वाले दोनों समूह प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के बल नियतांक बंध सामर्थ्य में परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंध से बंध सामर्थ्य में कमी हो जाती है, जिससे कंपन अवशोषण बैंड निम्नतर की ओर विस्थापित हो जाता है और तीव्रता में वृद्धि के साथ चौड़ाई भी बढ़ जाती है। जब प्रोटॉन दाता समूह एवं प्रोटॉन ग्राही पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म समरेखी होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबलतम होता है और बैंड के विस्थापन तथा उसकी तीव्रता पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन बंधन से प्रोटॉन ग्राही की अपेक्षा प्रोटॉन दाता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अंतःअणुक एवं अंतराअणुक हाइड्रोजन बंधन दोनों पर ताप का समान प्रभाव पड़ता है, लेकिन सांद्रता का प्रभाव समान नहीं होता। अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध पर सांद्रता का प्रभाव पड़ता है और 0.01 m से नीचे यह समाप्त हो जाता है, जिससे अवशोषण बैंड की कंपन की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता और सांद्रता कम करने पर अवशोषण बैंड की आवृत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार IR स्पेक्ट्रा की सहायता से अंतःअणुक एवं अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध में विभेदन किया जा सकता है। लास्ट वन इज बंध कोण या बॉन्ड एंगल। किसी अणु में सामान्य बंध कोण के मान में कमी होती है तो कंपनशील बंधन की सामर्थ्य बढ़ जाता है और अवशोषण बैंड उच्चतर आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाता है। सामान्य बंध कोण के मान में वृद्धि से विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जब कार्बन कार्बन बंध यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, ये दो कार्बन जुड़े हुए हैं, बंध कोण का मान सामान्य बंध कोण 120 से कम होता है तो सी डबल बॉन्ड बंध में लक्षण बढ़ जाते हैं, जिससे उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है और अवशोषण बैंड उच्चतर आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाता है। थैंक यू।